चलिए, आज की क्लास में हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे एक रहस्यमय लिपि। ठीक है ना। करा है कि सामान्यतः हड़प्पाई मुहर पर एक पंक्ति में कुछ लिखा है जो संभवतः माली के नाम व पदवी को दर्शाता है। कहने का मतलब ये है कि आपका जो मोहर है उस मोहर के ऊपर देखिएगा तो कुछ न कुछ लिखा हुआ है। हमारे पुरातात्विक को यह नहीं पता कि क्या लिखा हुआ है। ऐसा पुरातात्विक सोचते हैं कि शायद हो सकता है कि माली का नाम वो लिखा होगा, फिर चाहे उसका पदवी दर्शाता होगा, पोजीशन उसका दर्शाता होगा। इसके बारे में कोई जानकारी ना है। विद्वानों ने यह सुझाव भी दिया कि इन पर बना चित्र आमतौर पर एक जानवर अनपढ़ लोगों को सांकेतिक रूप से इसका अर्थ बताता है। पुरातात्विक को इस बात से इस फोटो को देखकर यानी इस मोहर को देखकर यह भी पता चला इस मोहर पर जानवर का चित्र बनाया हुआ है। तो जो लोग उस समय पढ़े लिखे नहीं थे तो उनके लिए कैसे पता चलेगा कि ये किसका है किसका ना है। तो ये मोहर जो था ना, मोहर के ऊपर देखते थे ना किस जानवर का चित्र है, तो वो जानवर का चित्र देख कर पहचानते थे कि ये इस राजा का है। ठीक है ना। ऐसे पुरातात्विक सोचते हैं कि भाई साहब इसका इस्तेमाल तो जो अनपढ़ लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है, उनके लिए शायद होता होगा। अगला पॉइंट करें, अधिकांश अभिलेख संक्षिप्त है। कहने का मतलब ये है संक्षिप्त में देखिए कम चीज में ज्यादा जानकारी देना। मतलब कि अभिलेख में तो भाई साहब तो कहानी तो लिखिएगा ना, मुख्य बात लिखिएगा, यानी कम से कम जगह पे आपको लिखना है। तो कम से कम जगह पे जो सटीक बात होगा वही लिख दिया जाएगा। संक्षेप में इसका होता है मतलब कम से कम शब्दों में पूरा बात कह देना। ठीक है ना। तो अधिकांश अभिलेख क्या है भाई साहब, संक्षिप्त है। सबसे लंबे जाओ जाओ करा है कि सबसे लंबे अभिलेख में लगभग 26 चिन्ह है। ठीक है ना। जो लंबे अभिलेख है उसमें कितना चिन्ह है, 26 गो चिन्ह है। हालांकि यह लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है, पर निश्चित रूप से यह वर्णमालीय तो नहीं थी। ठीक है ना। ये आपका ये आपका जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि है इसमें कितने चाहिए, 26 गो चाहिए। ठीक है ना। ये जो आपकी लिपि है ना ये वर्णमालीय नहीं थी। कह रहा है कि क्योंकि इसमें चीहों की संख्या कहीं अधिक है, लगभग 375 से लेकर 400 के बीच। चीहों की संख्या आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, देखिए आपको समझाते हैं। 375 400, देखिए ध्यान से, अगर आप बात ध्यान से देखिएगा, देखिए ये जो आपका एक चिन्ह दिख रहा है ना दोस्त, आपका तो ये भी तो एक चिन्ह है ना, बोलिए ये भी एक तो चिन्ह है ना। ये एक हो गया, हाँ एक हो गया, ये दो हो गया, तीन हो गया, ये चार हो गया, ये पांच हो गया, छह हो गया, ये ऐसे करते हैं 375 से लेकर 400 तक मिला हुआ है। ठीक है ना। ऐसा चीज मिला हुआ है, लेकिन इसके बारे में किसी को पता नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है ऐसा प्रतीत होता है कि यह लिपि दाई से बाई ओर लिखी जाती थी, क्योंकि कुछ मुहर पर दाई ओर चौड़ा अंतराल है और बाई ओर यह संकुचित है, जिससे लगता है कि उत्कीर्ण ने दाई ओर से लिखना आरंभ किया है और बाद में बाई ओर स्थान कम पड़ गया। ये जो आपका सपोज मान लीजिए ये आपका मुहर है। ठीक है ना। तो मुहर पे इधर से लिखा था, इधर से लिखा था। ठीक है ना। मुहर पे किधर से लिखा था, इधर से लिखा था, इधर से। ठीक, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इधर से लिखते हैं ना, इधर से दाहिने से, तो हम लोग ये बाएं से लिखते हैं ना, तो इस मोहर को दाहिने की तरफ से लिखा जाता है। ठीक है ना। ध्यान दीजिए, जब इस मोहर को लिखा था ना तो ये आपका बाएं साइड में जगह कम पड़ जाता था। जिसे में साथियों ये आपका एक मोहर है और आप यहाँ से लिख रहे हैं, रुकिए आपको हम मोहर में दिखाते हैं। ध्यान दीजिए, आप ये देख लीजिएगा ध्यान से। चलो ऊपर चलते हैं। इस मोहर को देखिएगा ध्यान से, आप इस मोहर को देखिएगा ना, इसमें तो नहीं दिख रहा है, लेकिन दूसरा मोहर देखिएगा ना तो उसमें ना, इसमें ना ये जो मोहर है ना इधर से लिखिएगा, किधर से लिखेगा, इधर से लिखिएगा, यानी इधर से लिखिएगा इसे। और इधर जगह कम पड़ गया है तो जिसके बाद इधर छोटा लिख दिया है। ठीक है ना। इसीलिए तो ये लिपि दाहिने से बाएं की ओर लिखी जाती थी। हम लोग जो लिखते हैं ये बाएं से दाहिने की ओर लिखते हैं।
कह रहा है कि अब हम उन विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं जिन पर लिखावट मिली है, यानी हड़प्पा सभ्यता के उन वस्तुओं को देखते हैं जिस पर लिखा गया है। तब मुहर पे लिखा गया है, तांबे के औजार पे लिखा गया है, मर्तबानों के अर्थ क्या होता है, ढकने देखे हैं, जो मिट्टी के बर्तन थे ना उसके ऊपर ढकने वाला होता है ना, उसके ऊपर भी लिखा गया था, तो वही होता है मर्तबान के और, ठीक है ना। तांबे तथा मिट्टी के लघु पट्टिका में इसका छोटे छोटे जो बनाए गए थे, जिस छोटे छोटे जो मुहर बनाए गए थे ना उस पर लिखा गया, जैसे मान लीजिए मुहर बना इस पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये यहाँ पर लघु पट्टिका है, छोटे छोटे आभूषण, अस्थि छड़े और यहाँ तक कि एक नया सूचना पट भी लिखा गया है, ठीक है ना। इन जगहों पे ये सब लिखा गया है। याद रखिए, हो सकता है कि नष्ट प्राय वस्तु पर भी लिखा जाता हो। क्या इसका अर्थ लगाया जा सकता है कि साक्षरता व्यापक थी? कारण मतलब ये एक पुरातात्विक ऐसा सोच रहे हैं कि देखो इस पे तो इतने चीज़ों पे तो लिखे किए हैं, साथ हो सकता है कि ये उन लोगों पे भी लिखे होंगे जो नष्ट हो गई होगी, ठीक है ना। तो इससे हम पता लगा सकते हैं, जब ये हर जगह लिखे तो इससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि इन लोगों का जो एजुकेशन था भाई साहब मजबूत था। बात समझ में आ गया? बाट के बारे में पढ़ते हैं। बाट, ठीक है ना। बाट में क्या आता है? बाटखारा का नाम सुना है, वही है बाटखारा, ठीक है ना। तब विनिमय बाटों की एक सूक्ष्म या प्रसिद्ध प्रणाली द्वारा नियंत्रण थे। ये बाट सामान्यतः चट नामक पत्थर से बनाए थे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो बट थे ना, बाट ये चट नामक पत्थर से बनता था, ठीक है ना। जबकि आपका मोहर सेल खड़ी नामक पत्थर से बनता था, लेकिन बाट जो है साथी वो चट नामक पत्थर से बनता था। ये प्रश्न याद रखिएगा। इस कह रहा है कि आमतौर पर ये किसी भी तरह के निशान से रहित थे और घनाकार थे। कहने का मतलब ये है, जो इनका बाट था ना, उन बाटों पर किसी भी चीज़ लिखा हुआ नहीं था, एकदम चारों तरफ से एक साथ। जैसे मान लीजिए ये बाट है ना, ये वाला बाट हो गया ना, तो इसके ऊपर चाहे अगल बगल कुछ नहीं लिखा है, ठीक है ना, एकदम बढ़िया है, ठीक है ना। करें कि इन बाटों के निचले मानदंड द्विधारी पद्धति में चलते हैं, ठीक है ना। द्विधारी पद्धति चलते हैं, यानी एक के बाद दो, फिर दो के चार, फिर 6, 8, 16, 32 ऐसे करके 1280 तक है। जबकि ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली के अनुसार से करते हैं। ये इसमें से आप जो छोटा बात है ना, इसको आभूषणों को तोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और तराजू का भी फोटो मिला, धातु से बने तराजू के भी पल्ले मिल, हम आपको दिखाए थे म्यूजियम में, जब शुरू फोटो दिखा रहे थे उसमें आपको दिखाए थे कि देखिए यहाँ पर तराजू है, ठीक है ना। तो तराजू का भी फोटो, तराजू भी मिला है। तो भाई साहब जब तराजू मिला है तो आप कैसे कह सकते हैं वहाँ पर नाप तोल होता होगा ना? होता होगा, नहीं होता था। तो इसमें कुछ नहीं देखना है आपको, ये बस एक पॉइंट याद रखना है कि जो आपका बाट थी ना, ये चट नामक पत्थर से बनती है, ठीक है ना। और ये निचले मान द्वारा इधर चलती थी, इसको याद रखिएगा। मेन पॉइंट आपको ये कि चट नामक पत्थर से बनती है। प्राचीन साता, कि हड़प्पाई समाज में जटिल फैसले लेने और उन्हें कार्यान्वित करने के संकेत मिलते हैं। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता जो थे, हड़प्पाई समाज, वहाँ पर ना जटिल मतलब कि कठोर फैसले लेने के लिए और उसे कार्य करने के लिए संकेत मिलते हैं। जैसे कि देखिए, हड़प्पा पुरावस्तु में असाधारण एक रूपता को ही ले, जैसे कि एक मृत भांड मुहरों, बाटों तथा ईंटों से स्पष्ट है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ईंट जिनका उत्पादन स्पष्ट रूप से किसी एक केंद्र पर नहीं होता था, जम्मू से लेकर गुजरात तक पूरे क्षेत्र में समान अनुपात की थी। हमने यह भी देखा है कि अलग अलग कारणों से बस्तियां विशेष स्थानों पर आवश्यकता अनुसार स्थापित की गई थी। कहने का मतलब ये है, आपका जम्मू कश्मीर मांडा से लेके आपका गुजरात में दैनाबाद तक लेके चारों तरफ जो सिंधु घाटी के स्थल है, यहाँ पर एक ही प्रकार के यानी एक समान चौड़ाई ईंटाई के ईंटे का इस्तेमाल किया गया था, ठीक है ना, बनाने के लिए। तो ऐसा हो सकता है कि एक शासक का दिन होगा, चाहे ऐसा भी हो सकता है। इसमें मेरा मत ये है कि हो सकता है कि वे लोग जो थे ना, वैसा ही ईंटा ही बनाते थे, जिसके चलते सब लोग इस्तेमाल करते थे। कहने का मतलब ये है कि आज के डेट में एक ही प्रकार का ईंटा बनता है ना, तो इसका इस्तेमाल सब कोई करता है। तो हो सकता है कि उस समय भी लोग एक ही प्रकार की ईंटा बनाते होंगे, ठीक। और देखिए, जब उनको आवश्यकता, जहाँ आवश्यकता पड़ी थी इनका ना, तो वहाँ पर ये बस्तियाँ बैठा दिए। कहने का मतलब ये इनको
ये आपका नागेश्वर और बालाकोट में शंख मिलता था, तो ये लोग वहां पर बैठा दिए। ठीक है ना, बस्ती अपना वहां पर अपना घर बना ली, जाके उधर रहने लगे। तो हो सकता है कि राजा आदेश देता होगा कि इधर जाके रहो। ऐसे प्रताप भी सोचते हैं। करेक्ट। इसके अतिरिक्त ईंटें बनाने और विशाल दीवारों तथा चबूतरे के निर्माण के लिए श्रम संयंत्र किया गया था। इन सभी क्रियाकलापों को कौन स्वयं करता है? यानी ये सब बनाने के लिए मजदूर चाहिए ना, ईंटें वगैरह चाहिए ना, ये सब के लिए क्या करता था? तो हो सकता है राजा करता था, ऐसा हमारे पूरा ताज भी सोचते हैं। ये आपको जो इसका फोटो देख रहे हैं ना, ये मिला है पुरोहित राजा। कुछ लोग सोचते हैं ना कि ये साधु था। कुछ लोग का सोचते हैं कि ये साधु था, मंदिर में पुजारी कर देता है। तो कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं, ये राजा था। तो इसी के चलते इसका नाम प्रीस्ट किंग पड़ गया, नहीं पुरोहित राजा इसका नाम पड़ गया। ठीक है ना, इसका पुरोहित राजा का नाम पड़ा। कैसे कुछ लोग सोचते हैं ना कि ये क्या था, ये उस समय ये था, ये एक साधु था जो मंदिर में पूजा करता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं, ये एक राजा था। तो इसीलिए इसको दोनों नाम दिए हैं। प्रीस्ट मीन्स पुजारी होता है, किंग मीन्स राजा होता है, तो इसीलिए इसको पुरोहित राजा बोला गया। ठीक है ना। प्रसाद तथा शासक, यानी जो बड़ा बड़ा इमारतें होगी ना, उसी को हम लोग प्रसाद बोलते हैं। ठीक है ना, जहाँ पर अहम फैसले लेने के लिए रहते हैं। खाने वाला प्रसाद नहीं बात कर रहे हैं, यहाँ पर प्रसाद की बात कर रहे हैं। यानी जो शासक वर्ग रहते थे, जो बड़े बड़ी इमारतें मिली है जिसको पता नहीं चला ये क्या है यहाँ पर। कल सत्ता के केंद्र अथवा सत्ताधारी लोगों के विषय में पुरातात्विक विवरण हमें कोई तुरंत उत्तर नहीं देते। पुरातात्विकों ने मोहनजोदड़ो में मिले एक विशाल भवन को एक प्रसाद की संज्ञा दी, परंतु इसे संबंध कोई भव्य वस्तु नहीं मिली। कहने का मतलब ये है कि मोहनजोदड़ो में जब खुदाई हो रहा था तब आपको देखा है, तो वहां पर एक फोटो था। बोले था ना कि देखिए ये आपका ऑडिटोरियम हॉल था, वहां पर लोग बैठते थे, वहां पर बैनर लगा था। तो ये लोग क्या करते थे, ऐसा हमारे पुरातात्विक को मिला है, लेकिन साथियों उसमें कोई प्रूफ नहीं मिला कि ये यही होगा। ठीक है ना। कह रहा है कि एक पत्थर की मूर्ति को पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई थी। वही जो आपको फोटो भी देखा है ना कि पुरोहित राजा के, यानी किंग प्रिस्टोला, इसी को। ठीक है ना, ये पत्थर की मूर्ति बनाया गया था, इसको बोला गया है पुरोहित राजा। और यह नाम आज भी प्रचलित है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पुरातात्विक मेसोपोटामिया के इतिहास तथा वहाँ के पुरोहित राजाओं से परिचित थे, और यही समानताएं उन्होंने सिंधु के क्षेत्र में भी ढूंढी। लेकिन जैसे कि हम देखें, हड़प्पा सभ्यता की अनुष्ठानिक प्रथा है। अनुष्ठानिक प्रथाएं अभी तक ठीक प्रकार से समझी नहीं जा सकी, और ना ही ये जानने के साधन उपलब्ध थे। क्या जो लोग इन अनुष्ठानों का निर्णय करते थे, उन्हीं के पास राजनीतिक सत्ता का होते थे। मतलब पूजा विधि, अनुष्ठानिक प्रथा का होता है पूजा विधि। ठीक है ना। खराई कुछ पुरातात्विद इस मत के हैं कि हड़प्पाई समाज में शासक नहीं थे, सभी की सामाजिक स्थिति समान थी। कुछ पुरातात्विद ये भी सोचते हैं कि यहाँ पर कोई राजा नहीं था, सब एक बराबर थे। ठीक है ना। दूसरे पुरातात्विद यह मानते हैं कि यहाँ कोई एक नहीं बल्कि कोई शासक थे, जैसे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा आदि के अपने अपने अलग राजा होते थे। कुछ और के तर्क है कि यह एक राजा था, जैसे कि पूर्व वस्तु में समानता हो। कुछ पुरातात्विद सोचते हैं कि ये जो आपका जो मोहनजोदड़ो के शहर है ना, ये हड़प्पा के शहर है ना, तो ये साथियों कुछ लोग सोचते हैं कि यानी ये सब अलग अलग होगा। यहाँ का मोहनजोदड़ो का राजा अलग होगा और हड़प्पा का राजा अलग होगा। ठीक है ना। लेकिन कुछ ऐसे पुरातात्विद वो सोचते हैं कि नहीं, ये आपका जो जितना है ना पूरा सिंधु घाटी सभ्यता है, यानी सिंधु के बस ये सब एक राजा के अधीन आता था। ठीक है ना। ऐसा पुरातात्विद का तीन मत है। यानी एक पुरातात्विद का कहता है कि यहाँ पर कोई राजा नहीं था, यानी सबका समान अधिकार था। तो दूसरा पुरातात्विद कहता है नहीं, यहाँ पर सगर हर जगह का अपना अलग अलग एक राजा होता था। तीसरा पुरातात्विद कह रहा है कि नहीं, यह सब एक ही राजा का अंतर्गत आता था। ठीक है ना। खरा कि नियोजित वस्तुओं के साक्ष्यों, ईंटों के आकार में निश्चित अनुपात तथा वस्तु के कच्चे माल के स्रोत के समीप स्थापित होने से स्पष्ट है कि अभी तक की स्थिति में अंतिम परिकल्पना सबसे युक्तिसंगत प्रतीत होती है, क्योंकि यह कदाचित संभव नहीं लगता कि पूरे के पूरे समुदाय द्वारा इकट्ठे ऐसे जटिल निर्णय लेने के कार्यान्वित किए जाते होंगे।
सभ्यता का अंत हम लोग पढ़ेंगे आपको कल, ठीक है ना। फिर सभ्यता का अंत पढ़ेंगे। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता की खोज पढ़ेंगे। फिर से आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा अगले में। ये जो आपको मूर्ति देखा है ना, ये एक महिला की मूर्ति, ठीक है ना। एक हड़प्पाई सावधान है, हड़प्पा से मिला था, एक महिला की मूर्ति है। और इस महिला का अगर आप बढ़िया से देखिएगा, इसे फोटो बढ़िया से देखा है तो ये जो आपका बाएं वाला हाथ है ना, इस हाथ में ना शंख से बना चूड़ी पहनी हुई है। इससे यह पता चलता है कि ये जो औरत थी मतलब शादीशुदा औरत थी, जिसको दफना दिया गया है। और आप देखिएगा ध्यान से, तो इसके ऊपर सब बगल में मूड़ी के पास में सब क्या रखा गया था, तो भाई साहब ये बर्तन बर्तन रखा गया था, यानी ये जिंदा होगी इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करेगी, ठीक है ना। ये फोटो म्यूजियम में रखा गया है, ऐसा ही हूबहू वैसे ही रखा गया है। चलिए, तो हम लोग साथियों अगला क्लास में यहाँ से पढ़ेंगे सभ्यता का अंत, ठीक है ना, यहाँ से पढ़ेंगे।